बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का कल पहला एलिमिनेटर खेला गया है, जो कि हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। और हैदराबाद को आखिर हो गया है ये समझने से कासिर है तमाम की तमाम टीम्स। मुल्तान सुल्तान जनाब कल 159 रन बनाने में कामयाब हुई विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और इसके जवाब में ये रन महज 15.2 ओवर्स में पूरे कर लिए गए हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से। कल मास सदाकत का बल्ला चला और ऐसा चला कि कमाल कर दिया। उन्होंने 64 रन की इनिंग्स खेली ऑन जस्ट 33 बॉल्स, 44 फोर्स हैं और 4 ही सिक्सेस हैं। साथ ही साथ लबूशा ने 11 रन। उसके बाद उस्मान खान की परफॉर्मेंसेस PSL सीजन 11 में जो कमाल की रही हैं, आप उसको बीट नहीं कर सकते। कल भी उन्होंने 64 रन की इनिंग्स खेली है ऑन जस्ट 35 बॉल्स। इन्होंने 8 चौके 3 छक्के लगाए हैं। और साइम अयूब कल 15 गेंदों पर 15 बनाए। शायद कोई प्लान ऐसा था कि साइम साहब आपने बड़े हिट की तरफ नहीं जाना, आपने सिंगल डबल पे रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा, एक एंड आप संभालें, बाकी मैं देख लूंगा। ये सारी सूरत हाल बनी। अब तो कुछ पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी, कुछ क्या, अब तो सारा कुछ ही क्लियर हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन कल कदाफी स्टेडियम में एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा, जो कि सेमीफाइनल कह सकते हैं। इसमें से जो जीता उसका इंतजार कर रही है बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी, जो कि अनबीटन रही। मासवाई लाहौर वाला मैच जिस तरह का वो मैच हुआ, लेकिन लाहौर ने उनको हराया, लाहौर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ठीक है, ये सूरत हाल बनी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद, साथ दीगर पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, ये वो अहमद साहब हैं, हैदराबाद किंग्समैन जब आगाज़ में आई तो बड़ी तनकीद की गई कि इन्होंने पैसा पानी की तरह बहा दिया है, कोई टीम सेलेक्ट नहीं की, इन्होंने मार्नस लबूशन को कप्तान बना दिया है, इन्होंने जनाब ये बंदा ले लिया, ये ले लिया, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आज वो टीम पहला सेमीफाइनल, मतलब वो पहली दफ़ा ही टूर्नामेंट में आई है और वो सेमीफाइनल खेलने लगी है। अहमद सईद साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको खराज तस्वीर पेश करूंगा, इस तरह से आप मैनिपुलेट करते हैं। मैंने जो कल जो शो हुआ था, अगर आप उसको निकाल कर गौर से, तो मैंने उसमें कहा था कि मैं PSL के स्टार्ट से जब मुल्तान सुल्तान की टीम आई है, मुल्तान सुल्तान की टीम को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। लेकिन कल के मैच में मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम जीते, ताकि हैदराबाद किंग्समैन की ये जो एक स्टोरी है कि पहले 4 मैच हारने के बाद उन्होंने कम बैक किया, और मैं चाहता हूँ कि ये फेरी टेल बने और पाकिस्तान सुपर लीग की जो एक हिस्ट्री है उसमें एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम हो। देखें, बात यह है कि जब हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो हमें उस वक्त ये नज़र आया था हैदराबाद किंग्समैन की टीम के अंदर कि इन्होंने जो पिक्स की हैं, उन पिक्स के अंदर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस बात को भूल गए कि जो प्लेयर वो ले रहे हैं वो कॉम्बिनेशन में फिट कैसे होंगे। और फिर जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो ये टीम बिल्कुल एक ऐसी टीम नहीं थी कि जिसके पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हों जीतने के लिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी आपकी जो टैक्टिकल अवेयरनेस होती है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है, मैं ये समझता हूँ कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्टैंड आउट कर गए हैं मार्नस लबूशन। और उन्होंने 3-4 मैच जीतने के बाद जो एडजस्टमेंट्स किए हैं अपनी टीम के अंदर, वो रिजिड नहीं रहे। उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसरार नहीं किया, इस तरह की हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ें देखने के में मिलती हैं। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें या इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें, तो इन टीमों के अंदर हमें ये रवैये देखने मिलते हैं कि वो जब कोई एक ट्रैक चूज कर लेते हैं तो फिर वो उस ट्रैक के ऊपर काफ़ी तवील अरसा चलते रहते हैं। जैसे इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, फ़खर जमान के ऊपर जो ओवर रिलायंस थी लाहौर कलंदर्स की, वो इस बार बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। पिछले सीजन में अगर हम देखें तो फ़खर जमान के बाद सैम बिलिंग्स आते थे, डेल मिचेल आते थे, फिर सिकंदर रजा आते थे, तो वो भी कुछ ना कुछ हिस्सा उसके अंदर। लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि फ़खर जमान के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको रिलाय करना पड़ा, और साथ जो उनके प्लेयर थे अब्दुल्ला शफीक थे या सिकंदर रजा थे, वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो लाहौर ने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया। लेकिन 3-4 मैचेस हारने के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने ये देखा कि जो साइम अयूब हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त इस लेवल के ऊपर हैं कि उनको टच नहीं किया जा सकता, उनको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता, उनसे उनकी पोजीशन ले ली गई और मार्नस लबूशन खुद ऊपर आए। तो इस किस्म की और एडजस्टमेंट जब उन्होंने की 2-3, तो हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो हमें एक ऐसे यूनिट में नजर आई कि जो एक फॉर्मिडेबल यूनिट बन चुका था, और जब विनिंग स्ट्रीक लगी हो तो फिर जाहिर है टीम का कॉन्फिडेंस भी होता है। बिल्कुल ठीक है। नसीम राजपूत साहब ने भी ज्वाइन कर। नसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। नसीम साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, चले टीम जरा चेक कीजिएगा। नसीम साहब की कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। अहमद सईद साहब, अल्लाह माफ़ करे, 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किए, 8 बॉलर्स मुल्तान सुल्तान ने। स्टीवन स्मिथ को खुद आना पड़ा, 1 ओवर कराया, 14 रन दिए, ऑल्दो एक खिलाड़ी को आउट किया, लेकिन ये सूरत हाल बनी हुई थी कि कोई आउट ही नहीं हो रहा था। मोहम्मद इमरान ने 2 ओवर 20 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। इस्माइल ने 2 ओवर 22 रन, एक खिलाड़ी आउट किया। पीटर सिडल भी नाकाम दिखाई दिए, उन्होंने जनाब 3 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। फैसल अकरम 3.2, 20 रन, कोई आउट नहीं। अरफात मिनहास 2-21, कोई आउट नहीं। मोहम्मद नवाज
1 19 कोई आउट नहीं, उसके बाद एस्टन टर्नर 1 10 कोई आउट नहीं। तो इस तरह से 8 बॉलर यूज किए हैं, इसके बावजूद 2 ही खिलाड़ी आउट हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस तो हिला है ना, जिस अपने जो उनका एक ट्रस्टेबल कॉम्बिनेशन था 11 का, उसके ऊपर से कहीं ना कहीं जो उनका ट्रस्ट है वो शेक हुआ है कप्तान का। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतने के बाद जो पहला पावर प्ले खेला है, मुझे लगता है कि वो पावर प्ले एक ऐसा फैसला कुन मोड़ था कि जिसमें लग रहा था कि मैच वो वहीं पर ही हार गए। अगर शान मसूद वो इनिंग्स ना खेलते जो कल उन्होंने खेली है, और मैं समझता हूँ कि 1 मैन आर्मी बहुत शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली है। और अगर यहाँ पर एक सवाल और मैं करता जाऊँ, अगर तो पीएसएल मयार है टीम सिलेक्शन का, तो फिर अब साइम अयूब को निकाल कर शान मसूद को टीम में क्यों नहीं रखना, जबकि शान मसूद ने इस पूरी लीग में परफॉर्म किया है। तो शान मसूद अगर वो इनिंग ना खेलते कल वाली, तो ये टीम 120 130 में आउट हो जाती। मुझे लगता है कि एक ड्राई पिच के ऊपर टॉस जीतकर आप जो है जब कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये जो ड्राई पिच होती है ये वक्त के साथ साथ इंप्रूव होती जाती है, इसके ऊपर रन बनने की जो रेशियो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है। तो अगर ये इस तरह से प्लान करते कि पावर प्ले में ये बेशक 40-45 रन बनाते लेकिन विकेट ना देते, तो हो सकता था कि जो वक्त गुजरता है, इस तरह बाद में शान मसूद ने भी इनिंग्स खेली, उनके बैट पर अच्छा बॉल आना शुरू हो गया था, और वो तो जब उनका फ्लो बना तो उस वक्त वो टेल एंडर के साथ खेल रहे थे, वरना हो सकता था कि इस रन को 180 तक भी ले जाते। तो मुझे लगता है कि जो अर्ली ऑन उनके विकेट गिरी हैं मुल्तान सुल्तान की पावर प्ले के अंदर, उसने बहुत ज्यादा डंड डाला। और जब 160 का टोटल हो इस पिच के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल था। अगर 180 भी होता तो जिस तरह से मास सदाकत का खेल रहे थे ना, तो वो मसला उनके लिए वो भी नहीं होना था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सा फास्ट बॉलर है, कौन सा स्पिन बॉलर है जिसको खेलते हुए दुश्वारी पे महसूस हुई हो? उस्मान खान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला, और मास सदाकत का जो बल्ला था वो तो जाहिर है कि पावर प्ले से रवां हो गया, तो फिर वो एंड तक ही रवां दवा रहे। तो ये जो टोटल था 160 का, ये इस पिच पे को बहुत मुनासिब टोटल नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि 20-30 रन जो है वो शॉर्ट रहे हैं, जबकि इस पिच के ऊपर होने वाले बाकी तमाम मैचेस भी हाई स्कोरिंग मैचेस थे। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें कोई 150 160 180 190 तक रन यहां पर बनते रहे हैं। लेकिन जो टैक्टिकल अवेयरनेस वाली बात जो हम कर रहे थे अभी इससे पहले, ये वो फैक्टर है जिस जहां पर आपको ये मार्नस लैबुशेन और जेसन गिल्स्पी का जो एक कॉम्बो नजर आता है हैदराबाद किंग्समैन में, ये हमें वहां पर कामयाब होता हुआ नजर आता है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल किया, उन्होंने मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, हुनैन शाह, इनका जो प्रॉपर पोटेंशियल था वो उन्होंने उनसे आउटकम एक्सट्रैक्ट किया इस लीग के अंदर। और मेरा ख्याल है कि कोई भी कोच अगर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट लेने में कामयाब हो जाए किसी भी स्पोर्ट के अंदर, तो वो ब्रेक थ्रू कर जाता है, चाहे उसकी टीम जैसी भी हो। तो ये 3 नाम अगर आप देखें, तो ये मतलब पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं है इन तीनों में से कोई भी, लेकिन ये तीनों नाम वो हैं जिनके साथ एक अच्छा दिमाग अगर काम करे, जैसे गिल्स्पी जिस तरह से उनके डगआउट में बैठे हुए हैं, तो वो उनसे उनकी जो मैक्सिमम आउटपुट है वो उन्होंने ले ली। नए बॉल के साथ भी मोहम्मद अली ने बॉल की, पुराने बॉल के साथ मोहम्मद अली ने बॉल की। हुनैन शाह को आप 1-2 मैच ऐसे हैं जिनमें उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, उसके अलावा वो कंसिस्टेंट रहे हैं, और उनकी जो लाइन लेंथ के साथ साथ उनकी जो स्पीड थी वो भी हमें कंसिस्टेंट देखने को मिली है। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की अगर हम पीएसएल की हिस्ट्री निकाल कर देखें पिछले 3-4 साल की, तो हमें सबसे ज़्यादा जो अफसोस होता है वो अपने बॉलर्स की स्पीड देखकर होता है कि वो कंसिस्टेंटली एक स्पीड के ऊपर बॉल नहीं कर पाते। आपको तो अब स्पीड की बजाय एक बात और करनी पड़ेगी इस पीएसएल के बाद, कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो कंसिस्टेंटली लेंथ को भी हिट नहीं कर पाते, जो कि एक बेसिक स्किल है, बहुत बुनियादी बात है। शाहीन आफरीदी ने उस दिन खुशदिल शाह को एक बॉल किया लेंथ पे जो उनसे नहीं खेला गया, लेकिन उसके बाद सारी बॉलें उन्होंने उनको स्लॉट में दी, उन्होंने उठा के बाहर फेंकी। तो हमारे जो बॉलर का मसला है वो ये है कि बहुत बुनियादी चीजें वो उनको इस वक्त समझ में नहीं आ रही हैं। और कंट्रोल एक अलग बात है, रफ्तार एक अलग बात है, लेकिन लेंथ को हिट करना मुस्तकिल, ये चीजें नेट में की जाती है प्रैक्टिस में। लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, आप 4-डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो ये वाला कंट्रोल दिन ब दिन कम होता रहेगा। तो नौजवान बॉलर्स को, नौजवान बैट्समैन को इस पीएसएल में बहुत उम्दा बल्लेबाजी की मास सदाकत ने, बहुत उम्दा बल्लेबाजी की समीर मिनास ने, बहुत उम्दा खेले उस्मान खान भी, लेकिन इन तमाम लोगों को यह समझना होगा कि आपके स्किल की जो डिटेलिंग होती है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से होती है। और पीएसएल खेलने के बाद, पीएसएल की एक इनिंग में 40-50-60 रन करने के बाद आप अपने मेंटली अपने आप को जो इत्मीनान की कैफियत में ले आते हैं ना, आपका पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है, आपसे जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो इससे कहीं ज्यादा है, और जिस स्टैंडर्ड को आपने हिट करना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो भी इससे कहीं ज्यादा है। तो खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन प्लेयर्स के साथ जो भी 3-4 नाम आए हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि इनको फौरी तौर पर पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको 1-1 2-2 सीजन खिलाएं और इनके साथ वो कोचेज लगाए, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने की बात अक्सर होती है, लेकिन इनके साथ वो कोचेज लगाएं जिनका काम था क्रिकेट खेलना, इनके साथ वो कोचेज लगाएं जिनको पता है कि प्लेयर के डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, जिनको पता हो कि एक प्लेयर का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है,
वो टेक्स्ट बुक की तरह कोचिंग ना करता फिर ये जो कोचिंग कोर्स करके कोच ले आते हैं। देखें, प्लेयर्स की एक नफ्सियात होती हैं, उसके डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। उन फेजेस के साथ उसके साथ जब तक पर्टिनेंट कोच नहीं लगेगा, यही मसला हमने किया बाबर आजम के साथ। और जैसे ही बाबर आजम को एक अच्छा कोच मिला या एक सेंसिबल आदमी जिसकी क्रिकेट के मामलात में अच्छी ग्रिप है, उसने बाबर को दोबारा वो आउटपुट दिलवा दिया। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। मां सदाकत भी अच्छा खेल रहे हैं, लड़के बहुत अच्छा हमें मिले हैं इस टूर्नामेंट से। लेकिन टूर्नामेंट के इसके बाद उनके स्किल्स की डिटेलिंग के लिए इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाना होगा। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बात हैं तो उस्मान खान की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। उस्मान खान जो है वो मिस्टर कंसिस्टेंट बने में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में, और अगर अहमद सईद वाली बात कि अगर इसी कोई म्यार बनाए तो क्या दोबारा से उस्मान खान T20 नेशनल T20 में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बीच में एक ऐसा पैच आया कि उनको सोचा जा रहा था कि इनको परमानेंट जो है रिमूव कर दिया जाए T20 से, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक बाद से विदास। वेलकम बैक जी। बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से। एलिमिनेटर 1 खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, जो कि कन्विंसिंगली हैदराबाद किंग्समैन ने ये एलिमिनेटर जीत लिया है और अब उनका मुकाबला होगा कल कदाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और इनमें से जो जीता उसका इंतजार कर रही है जी बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी, जो कि 5वीं मरतबा फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। 162 रन्स बनाए कल हैदराबाद किंग्समैन ने विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, जो कि 159 उन्होंने बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पर। मां सदाकत ने 64 रन की इनिंग्स खेली। अहमद सईद साहब, बल्कि हमें डॉक्टर रेहान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। रेहान साहब से पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मां सदाकत की मैं बात करने लगा था अहमद सईद साहब से। माशाल्लाह टैलेंट पाकिस्तान में काफ़ी है और इस सीज़न में हमें देखने को मिला कि मां सदाकत हो गया, समीर मिनास हो गया, एक दो और ऐसे चेहरे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इनको मजीद पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन फौरी तौर पर इनको सोचना कि नेशनल टीम में ले आओ, ये मेरा ख्याल इनके साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि इनको फौरी तौर पर नेशनल टीम में होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मां सदाकत में अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है, बेपनाह टैलेंट है। 360 पे उनके पास शॉट्स हैं, वो शॉट ऑफ लेंथ बॉल को, गुड लेंथ की बॉल को, वो जो है मीडियम पेसर्स को स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब बात आ गई इनको पॉलिश करने की। अब इसकी जो एकेडमी है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। अब मां सदाकत को इमीडिएटली वी शुड नॉट पुश हिम इनटू द मेन नेशनल साइड। अब उसके बेंच पे बैठे हुए जेसन गिलेस्पी। अब हाई परफॉर्मेंस हमारा जो पीसीबी के आपके तवज्जो से पीसीबी को बताना चाहता हूँ कि जेसन गिलेस्पी जैसा कोई हाई परफॉर्मर ट्रेनर होना चाहिए जो मां सदाकत को पॉलिश करे, क्योंकि एक ही बिकम्स अ फाइन प्रोडक्ट, बिफोर ही बिकम्स अ फाइन प्रोडक्ट उनकी फाइन ट्यूनिंग होने वाली है। बिल्कुल उनकी गेम के साथ टिंकरिंग ना करे। उनकी जो नेचुरल क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट है, जो अटैकिंग क्रिकेटिंग है, शॉट्स है, जैसे मां सदाकत को खेलते हुए देख के सईद अनवर की याद आती है। सईद अनवर एक प्रॉपर क्रिकेटिंग जो थे वो प्लेयर थे, वाई तबाही नहीं मारते थे, पहली बॉल से आके बैट्समैन को डोमिनेट करते थे। मां सदाकत में वो चीज है, वो चीज नजर आती है कि जिस तरह ये ऑन पे फ्लिक खेलते हैं, पुल मारते हैं, कवर के ऊपर से खेलते हैं, तो ये बॉलर की लाइन लेंथ को तोड़ना जानते हैं। अब हमारे कोचेस के साथ बता दे एहतराम, हमारे कोचेस ना बंदे की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनको कट डाउन कर देते हैं। उसको एक रिफाइंड प्रोडक्ट बनाते बनाते ना वो कवा चले असली चाल तो अपनी चाल भी भूल जाता है। तो जो घोड़े के साथ गधे को ना मिक्स करे, तो इनकी अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स को रहने दें, जिस तरह जेसन गिलेस्पी ने। और आप मेरे पुराने शोज निकाल के देखें, अहमद सईद के साथ बता देते राम हमारे ऑनरेबल कोलीग है, मैं कहता था हैदराबाद के पास रिसोर्सेज है, हैदराबाद की टीम को अगर यूटिलाइज किया गया तो ये टीम आगे जाएगी। और आफ्टर 4 विन्स दे प्रूव्ड दे हैव मेड अ स्नोबॉल एंट्री इनटू द प्लेऑफ एंड नाउ दे आर नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द फाइनल्स एंड मे बी यू नेवर नो, जस्ट 2 गेम्स अवे फ्रॉम द ग्लोरी। तो ये जिस तरह इन्होंने 7 मैचेस ऑन द रन जीते हैं और मार्नस लबीशॉ की जो लीडरशिप अवॉल्व की है और जेसन गिलेस्पी ने जिस तरह इस यूनिट को जेल किया है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। आप मेंटालिटी देखें, विनिंग मेंटालिटी फ्रॉम अ मीगर यू कैन से bench resources or meager you can say talent, they have made them into a strong unit, an outfit that is now unbeatable. But the way they have steamrolled, I would call it, they have virtually rolled over Multan Sultan, who was one of the strong favorite contenders. The way they approached the target, they chased 162 runs in only 15.2 overs. Yes. ये सारी चीजें ये बताती है कि हैदराबाद इज ऑन द राइज एंड हैदराबाद इज द टीम टू लुक फॉरवर्ड। और आई सी नो रीजन कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी ना पछाड़ सके और पेशावर ज़ल्मी को भी ना वो टफ टाइम दे। इट्स टीम ऑन द कार्ड और इट्स अ टीम टू वॉच आउट फॉर। उनके प्लेयर्स जो लिमिटेड यूटिलिटी के साथ खेल रहे हैं, मोहम्मद अली कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, आकिब जावेद, हुनैन शाह अच्छी स्विंग है, अच्छी सीम है, हुनैन शाह बहुत अच्छा
फ्रंट ऑन एक्शन है, हुनैन शाह के ऊपर भी काम करने वाला है, नसीम शाह की तरह वो बॉल को अच्छी लेंथ पे मारते हैं। और उस तरह हमारे कोचेस को थोड़ा सा ना देखना चाहिए, जो डोमेस्टिक के कोचेस और जो हमारे अब सरफराज अहमद बैचलर साइड के कोच बने, कि इस टैलेंट पे जरा नजर की, टेस्ट मैच की लेंथ है। जिस तरह नसीम शाहीन शाह अफरीदी अपनी लाइन लेंथ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरह हुनैन शाह ने अपना बड़ा अच्छा कंट्रोल सिखाया और हुनैन शाह का बड़ा क्रेडिट है, ही इज एन अनसंग हीरो। उन्होंने बड़ा रोक के रखा है, बैट्समैनों को बांध के रखा है। तो ये हमें यंगस्टर्स मिलते नजर आ रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन नॉट ओनली T20, 50 ओवर एंड लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ द गेम। बिल्कुल हमारी बेसिस वेल कवर्ड है। बिल्कुल ठीक है अहमद साहब, सभी ने कहा कि हैदराबाद किंग्स मैन में जाना, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं। बहरहाल चलें, अब वो पहुंच गए सुपर 4 में, कोई बात नहीं, हिम्मत करें, हौसला करें। मैं तो चाहता हूं फाइनल जीते, हिम्मत करें, हौसला करें। अच्छा, उस्मान खान, अभी उस्मान खान पे मैं बात कर रहा था कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर वही आप वाला सवाल कि अगर तो PSL ही मयार है तो दोबारा आएंगे टीम में? देखें, अवेलेबल रिसोर्स को अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा, ख्वाजा नाफे को टीम में लेकर आए थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। उससे पहले मोहम्मद रिजवान थे, उनको टीम से ड्रॉप किया जा चुका है और उनकी भी कोई इस तरह की कारकर्दगी नहीं रही कि वो विकेट कीपिंग कर सकें। साथ में आजम खान एक ऑप्शन थे, लेकिन आजम खान ये मेरा ख्याल है कि नेशनल टीम के प्लान में शामिल नहीं है। तो हम अगर अपने अवेलेबल रिसोर्स को देखें तो मेरा ख्याल है कि उस्मान खान ही पाकिस्तान की एज फार एज T20 इज कंसर्न, तो T20 रेलिवेंट फॉर्मेट है, PSL परफॉर्मेंस भी है, तो उस्मान खान को टीम में आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये जो हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि PSL की बुनियाद पर पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स की टीम बनती है, और हम जो माजी में ये करते आए हैं चीज़ें कि हमने जब एक प्लेयर को PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में शामिल किया तो फिर हमने उसे सारे फॉर्मेट खिलाकर ट्राई किया कि चलो किसी ना किसी फॉर्मेट में चले जाएगा ना। साइम अयूब का मसला ये रहा कि साइम अयूब जो है वो फिर तीनों फॉर्मेट उसको ट्राई कराया गया और तीनों में उनको जो है बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए। तो ये जो स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं ना, इससे जो नए आने वाले प्लेयर हैं वो भी ये समझते हैं कि आपको एक सर्टेन जो पावर कॉरिडोर है PCB का, उसके थ्रू आपको टीम में आना चाहिए या किसी की सिफारिश से टीम में आना चाहिए ताकि आप लंबे रन तक रहें। और इससे फिर ये होता है कि वो जो कंपटीशन का एक माइंडसेट होता है, जो एक कंपीट करके टीम में आने वाला एक एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट मुतासिर होता है। तो ये जो लड़के टीम परफॉर्म कर रहे हैं PSL में, अनफॉर्चुनेटली इनके सामने एग्जाम्पल हमने साइम अयूब की सेट किया पिछले 2-3 सालों के अंदर। तो पाकिस्तान में तो यही होता है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जब अभी आप इनके सारे फर्स्ट क्लास मैचेस में निकाल कर देखें, अब शादाब खान को जो है वो 8 साल हो गए हैं पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए, 10 साल हो गए बल्कि। शादाब खान के फर्स्ट क्लास मैचेस की तादाद मां सदाकत के मैचेस की तादाद के बराबर है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? और हमें अभी आप इस PSL की अगर बात करें, सुफियान मुकीम इस PSL का टॉप विकेट टेकर है 21 विकेटों के साथ, 22 विकेटों में। लेकिन जितनी बात शादाब खान की हुई है PSL में, उतनी सुफियान मुकीम की बात की है किसी ने? नहीं। पाकिस्तान के साथ वो 2 साल से पिछले उसमें ट्रैवल कर रहा है। जितने चांस शादाब खान को दिए गए हैं बुरी बॉलिंग के बावजूद, क्या सुफियान मुकीम को उतने चांस मिले हैं? बल्कि सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद, सलमान मिर्जा, इनका तो अच्छा परफॉर्म करना इनका जुर्म बन जाता था। ये 3 विकेटें लेकर टीम से बाहर हो जाते थे और शादाब खान वापस टीम में आते थे। तो प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने टीम खिलानी है ना, उन्होंने पहले से एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, और वो क्राइटेरिया ही है कि आप या तो किसी के दामाद हो या फिर आप जो है वो किसी ऐसे पीआर एजेंसी तगड़ी हो, पीआर एजेंसी आपकी तगड़ी हो, या फिर PCB के पावर कॉरिडोर में बैठे हुए जो लोग हैं उनके पास कोई आपका कोई ऐसा रेफरेंस, कोई ऐसा ताल्लुक हो कि जिसकी बुनियाद पर आप टीम में आ सकते हो। तो ये वो क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद पर टीम बनती है। अगर तो आपने टीम बनानी है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, तो फिर मुझे जवाब दें कि शाहीन आफरीदी जो पाकिस्तान की टीम को लीड करने जा रहे हैं 2027 के वर्ल्ड कप में, उनकी इस टीम में जगह बनती भी है कि नहीं बनती है? तो फिर मुझे ये जवाब दें कि हारिस रऊफ जो पाकिस्तान की टीम के साथ इतने वो T20 स्पेशलिस्ट है ना, कोई एक T20 टूर्नामेंट सिवाय दुबई वाला जो हमने वर्ल्ड कप खेला था, उसके अलावा कोई ऐसा टूर्नामेंट दिखाएं इसमें हारिस रऊफ ने कोई ऐसी कारकर्दगी दी हो कि उसने पाकिस्तानी टीम को हारा हुआ मैच जितवाया हो, या हमें याद आ रहा हो कि हारिस रऊफ की वजह से हम ये मैच जीते हैं। कोई मैच, इवन ऑस्ट्रेलिया वाले T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी, जहां पर कंडीशन उन्हें सूट करती है, आप ये नहीं कह सकते कि हारिस रऊफ ने कोई मैच हमें सिंगल हैंडेडली जितवाया हो। तो जितने चांस आपने इन लोगों को दिए हैं, इतनी इम्यूनिटी आपने और बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं दी? सलमान मिर्जा को इतने चांस आपने क्यों नहीं दिए? और अभी आपने टीम में जब इन बच्चों को इंडक्ट करना है, तो इस बात की एश्योरिटी कौन देगा, इस बात की गारंटी कौन देगा कि ये बच्चे जो चांस डिजर्व करते हैं वो चांस इनको टीम में मिलेगा? तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस टीम के अंदर अली रजा है, इस टीम के अंदर मां सदाकत है, इस ड्रेसिंग रूम में समीर मिनाज है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये वो ड्रेसिंग रूम नहीं है जहां पर चैंपियंस पैदा होते हैं। ये तो हारते आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। इस ड्रेसिंग रूम में तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये लड़के आए। सो इनको फर्स्ट क्लास खिलाएं, पर्टिनेंट कोचेस के साथ खिलाएं, और वो माइंडसेट लेकर आएं कि आप पाकिस्तान की टीम में इसलिए आ रहे हैं कि आपको ट्रॉफीज जीतनी है। आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपको पीआर एजेंसी के साथ काम करना है, आप इसलिए आ रहे हैं कि आपको एड्स के अंदर काम करना है या पैसे कमाने हैं।
आप पाकिस्तान की जर्सी जब पहनेंगे तो उस दिन से आपका पहला गोल ये होगा कि आप पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी विन करके ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बात करते हैं। जितने भी नाम हैं, समीर, माज, नईम शामिल, जितने भी नाम हैं, इनको T20 में परफॉर्म करें तो ओडीआई में इनको पहले डेब्यू करा दिया, ओडीआई में परफॉर्म करें T20 में, तो ये जो खिचड़ी पकाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं किस प्लेयर को किस कैटेगरी में रखना चाहिए। एक ब्रेक वास्ते भी 10। वेलकम बैक की बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से, जिसका एलिमिनेटर 2 कल खेला जाना है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस हैदराबाद किंग्स में। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले आप यंग टैलेंट की हम बात कर रहे थे, अहमद सईद साहब भी कह रहे थे, इससे पहले डॉक्टर रेहान साहब भी थे, इरफान ज़हीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, बात ये हो रही थी कि यंग टैलेंट है, माशाल्लाह अच्छा टैलेंट है इस पीएसएल में हमें देखने को मिला। समीर मिन्हास है, माज सदाकत है, नईम है, ऑल्दो ये दोनों पहले से खेल रहे हैं, शामिल हुसैन है, और इस तरह के बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी नाम है। अब होता यह है कि माज सदाकत ने परफॉर्म T20 में किया, उनको बांग्लादेश लेके ओडीआई खिलाने के लिए, वहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। अब इस चीज़ का तयन कौन करेगा? अब ये जो 3 सियाने लोग आए हैं, असद शफीक साहब हैं, सरफराज अहमद साहब हैं, उमर गुल साहब हैं, ऑल्दो वो इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, लेकिन कैटेगराइज करने में कोई हेल्पफुल हो सकते हैं कि भाई ये बंदे ने T20 में परफॉर्म किया हुआ है, इसको अगर ओडीआई में खिलाना है तो पहले डोमेस्टिक खिलाओ, एक दफ़ा उनको रिदम में लेके आओ, फिर आप लेके जाओ। तो आप समझते हैं कि कोई हेल्पफुल हो सकते हैं ये 3 बाशिंदे? देखिए, अब जहाँ तक आप पहले नाम जो ले रहे हैं, ये सारी परफॉर्मेंसेज आप देखेंगे तो छोटे फॉर्मेट से शुरू करना चाहिए था, और वो T20 है। उसमें भी आप देखें ना, माज सदाकत की राइजिंग स्टार एशिया कप जिताया, और उसने आपने जैसे जिक्र किया कि उनको ओडीआई में डेब्यू करा दिया। शामिल हुसैन की भी परफॉर्मेंस जो थी वो भी T20 में ज्यादा अच्छी थी, आपने उनको ओडीआई का डेब्यू करवा दिया। तो ये कुछ कंसर्न तो है। गाजी गौरी भी T20 खेलता रहा, आपने पहले ओडीआई में करवाया, अब उसको टेस्ट के स्क्वाड में लेके रादर देन के साथ बेग जो हाईएस्ट रन गेटर था उसको लेके जाते हैं। रोहेल ऑलरेडी आपके कैंप का पार्ट है, 3-4 साल से वो टीम के सिस्टम जो आपकी है शाहीन का, उसमें भी वो कैप्टन रहा, आपने उसको कंसिडर नहीं किया, तो ये क्वेश्चन मार्क तो है। बाकी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन की ये जो 3-4 नाम है, देखिए मैं तो पहले भी शायद आपकी एक दफा शो में बात की थी कि सरफराज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट और डेडिकेटेड गाय, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत अर्ली फास्ट ट्रैक करके उनको ले आए हैं। शायद उनको 2 साल अगर अंडर 19 के साथ रखा जाता, उनको कोशिश करवाए जाते तो बेहतर था। बट एनीवेज, ये चीज तो मैं एक जानता हूँ कि उसकी एक रैशनैलिटी है, उसका एक माइंडसेट है, गेम अवेयरनेस उसकी अच्छी है, और वो इस चीज के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज से मुझे उनका कोई डाउट नहीं है कि वो जब आप मेरिट पे बात करेंगे तो वो उसकी तरफ जाएंगे। अभी भी आप टीम में लड़के देखें, जितने भी आपकी इस टीम में आपके 2021-22 में लड़के अभी तक खेल रहे हैं, ये सारे के सारे लड़के वही हैं, 90-95% जो सरफराज की कप्तानी में सिस्टम में आए थे। उसके बाद तो आपने लड़का किसी को बनने ही नहीं दिया, और यही इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आपके सिस्टम को किल करती गई कि आपने जो लड़के का फॉर्मेट था उस पर नहीं खिलाया, जो नंबर था उस पर चांस नहीं दिया। जैसे कामरान गुलाम है, अब वो सोचता होगा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मुझे इन्होंने टीम से बाहर कर दिया। आसिफ अफरीदी 1 मैच के बाद कैसे बाहर हो गया, फुरैरा किस तरह 2 मैचेस के बाद बाहर कर दिया गया। तो कई क्वेश्चन मार्क तो हैं, लेकिन अगेन ये आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, इसका किसी हेड का ना होना, ये सबसे बड़ा एक वरीसम साइन है कि आप 5 लोग बैठा दिए हैं, कल को कोई बात होगी तो वो एक दूसरे की शक्लें देखेंगे। जैसे कि आपने, आई एम श्योर आपको याद होगा कि 2-3 इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। जब क्वेश्चन थ्रो किया जाता है तो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, वो कहता तू दे दे जवाब, वो कहता नहीं आप दे, नहीं आप दे। तो ये पूरे मुल्क का एक ही स्पोर्ट है, इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्पोर्ट के तौर पे ना ले, ये आपकी पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को ये लेके चलती है, उसका एक सिस्टम है। आप खुदारा इसके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, और कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, कोई तो कहेगा कि जी मेरा डिसीजन था। अगर कोई 2 या 3 बंदों का डिफरेंस ओपिनियन आ रहा था, मैंने वीटो किया था, मैं चीफ सिलेक्टर हूँ, मैंने ये बात की थी, वो ऐसा है ही नहीं है। हिडन जब वो निजी महफिलों के अंदर कहते हैं जी 1-2 मुझे मालूम है, जो क्लेम तो करते हैं कि जी मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो भाई वो मीडिया पे भी करते हैं आप आके, क्यों आप निजी महफिल में या प्राइवेट डिस्कशन के अंदर कहते हैं कि सिस्टम सारा मेरे पास ही है? तो आप कर दें, करेज शो करें। माइक हसन की एक चीज अच्छी है कि उसने चलो आगे ये तो कह दिया था कि मैं 15 जो है वो बाकी ये सिलेक्ट करते हैं, 15 मैं करता हूँ और 11 आगे मैं बनाता हूँ। चले वो गलत बनाता जो बनाता, चलो उसने करी तो की ना, तो फिर बंदा सवाल पूछे कि फिर आप T20 और ओडीआई के क्या करते हैं, इसका मतलब है बनाते ही वही है सब कुछ, तो आपका उसमें कोई रोल ही नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो मीडियोकर माइंडसेट है, नौकरी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बस चलता रहे निजाम जैसे चल रहा है, मेरी जॉब तो सिक्योर है ना, मुझे तो पैसे आ रहे हैं, बस वो ठीक है, और बस ये उसमें सिस्टम को
नेगेट करते हैं, ना आप उसके अंदर कोई इनपुट डालते हैं, ना आप उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तैयार है। मेरा चलना है चलने दें, लेकिन यार समहाउ ऑनेस्ट तो ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले उस चीज की। वो बड़ा exactly. सवाल ये एट द एंड ये होता है कि अगर आखिर पूछे तो अहमद सईद साहब किससे पूछें? वही आकिब जावेद साहब एक जगह पे बड़ा तगड़े होकर कह रहे होते हैं कि ये सारा कुछ मैंने किया, लेकिन जब सवाल उनसे करते हैं तो वही आए बाएं जाएं। देखें, जब असर शफीक साहब सऊद शकील और सरफराज अहमद के साथ बैठ के मैच देख रहे होंगे तो उन्होंने फिर क्या फैसला करना है सऊद शकील को टीम से रखने और टीम से निकालने के बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि जो सिलेक्टर्स आप चूज़ करते हैं ना, उन सिलेक्टर्स की जो मतलब एक होती है ना रवादारी होती है, एक बंदे का अपना एक लेवल होता है, अपना एक उसका एक मामला होता है। जब आप प्लेयर के साथ इस तरह कंफर्टेबली घूम फिर भी रहे हैं, उनके साथ आप घुल मिल भी रहे हैं, आप उनसे सारे मामलात भी कर रहे हैं, और फिर आपने कल को ये फैसला भी करना है कि इसकी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर मैंने इसको टीम में रखना है या नहीं रखना है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यही आ गया ना। तो आपने ये जो सिलेक्टर्स की बात की इरफान भाई ने, ये भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सिलेक्टर्स को रखने का क्राइटेरिया क्या था? सिलेक्टर्स को किस बुनियाद पे आपने सिस्टम का हिस्सा बनाया? और फिर जब आपने सिस्टम का हिस्सा बनाया तो क्या आपने ये बात भी उन सिलेक्टर्स के अंदर जज की कि नहीं की कि जिन प्लेयर्स को आप जिन सिलेक्टर्स को आप लेकर आ रहे हैं उनका प्लेयर के साथ अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला तो नहीं है? तो वो तो हमें जगह जगह नजर आता है। एक मैं नाम अगर आपके सामने रखूँ, असद शफीक साहब जो हैं वो पिछले जब से भी पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, मतलब उनका पूरा टेस्ट का करियर भी निकाल के देखें, वो चुप करके 70 मैच भी खुद खेल गए हैं, उसके बाद से ये आके 2-3 साल सिलेक्शन कमेटी में निकाल गए हैं। क्या उनका कंट्रीब्यूशन है एज ए सेलेक्टर पाकिस्तान की टीम? चले बैट्समैन के तौर पर तो कुछ नहीं उनकी हमें याद आती हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में आने के बाद क्या उनका रोल है? सिवाय वो एक वीडियो जो पीसीबी ने निकाली थी उनकी किसी अच्छे से बैकग्राउंड के साथ उनकी एक वीडियो निकाल दी थी, उसके अलावा कब उन्होंने आकर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या किसी चीज़ के बारे में आकर ये बताया कि हाँ ये फैसला मेरा था, मेरे से गलती हुई है, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ? तो मतलब कोई भी हमें ऐसा बंदा जो है वो यहाँ पर नज़र में नहीं आता है। तो ये बहुत ठीक उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जब तक आप रिस्पॉन्सिबल लोगों को लाकर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और ये चेक नहीं करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर आ रहा है, उस वक्त तक ही हाल होगा। हम यहाँ बैठ के उसको एनालिसिस दे दिया करेंगे। बिल्कुल यही अलमिया है, और जितनी जल्दी इस सारी सूरत से जान छुड़ा ली जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि एड हम फैंस के पास सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है पाकिस्तान में, इसके अलावा हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। वेल लेट्स सी जी दूसरा एलिमिनेटर कौन जीता है, इस पर आने वाले शोज में बात करेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।